नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबर दुनिया की में आज पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या कुछ खास इसमें रहा है। साथ ही बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से बातचीत जो है वो अब होती हुई नजर आएगी। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और बात होगी पाकिस्तान की भी, आखिर कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान जो है उसके सुर बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार बात जो है कहीं ना कहीं हम भारत के फायदे की भी देख सकते हैं। क्या कुछ खबर है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य सत्र में रखी बात। अगले साल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में सभी विषयों पर करीबी सहयोग का जताया संकल्प। ब्रिक्स को बताया बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर दोहा में बातचीत जारी। इजरायली पीएम अमेरिकी दौरे पर, कहा ट्रंप के साथ मुलाकात समझौते को आगे बढ़ाने में कर सकती है मदद। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका के साथ फिर से परमाणु वार्ता शुरू करने पर नहीं कोई समस्या। कहा विश्वास बहाली के बाद दोनों देशों के बीच हो सकती है परमाणु वार्ता। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, 80 से अधिक लोगों की मौत। तूफान चैंटल के कारण कैरोलिना में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह। और आइए खबर दुनिया की में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रिक्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में शिरकत की। सम्मेलन ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं, 9 पार्टनर देश हैं और 8 आमंत्रित देश और 7 वैश्विक संगठनों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। आउटरीच में पर्यावरण और COP30 वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है। इस सत्र में पीएम ने कहा भारत के लिए क्लाइमेट जस्टिस कोई विकल्प नहीं है, एक नैतिक कर्तव्य है। पृथ्वी का स्वास्थ्य और मनुष्य का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भविष्य को लेकर जो आत्मविश्वास विकसित देशों में है वही आत्मबल इन देशों में भी होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कहा कि हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करने का काम किया जाएगा। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिस तरह से भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 को व्यापकता मिली, ग्लोबल साउथ के विषयों को प्राथमिकता दिलाई गई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत ब्रिक्स को भी जन केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें, रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच सेशन में क्लाइमेट जस्टिस और ग्लोबल हेल्थ पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट जस्टिस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक कर्तव्य है। भारत ने मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किए हैं। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बावजूद पेरिस समझौते के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसे आंकड़ों में मापते हैं, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति को भारत संस्कारों में जीता है। वहीं उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पर कहा कि पृथ्वी और मानव दोनों के स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कोविड की महामारी ने सिखाया है कि वायरस वीजा लेकर नहीं और समाधान भी पासपोर्ट देखकर नहीं चुने जाते, इसलिए मानवता को प्राथमिकता देना जरूरी है। भारत ने आयुष्मान भारत जैसे अभियान स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। भारत स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं।
कतर और मिस्र की अध्यक्षता की अगर बात की जाए या अमेरिका ने जिस तरीके से पहले प्रस्ताव रखा था उसको देखा जाए तो अब बातचीत जो है वो सकारात्मक अब नजर आने लगी है। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं, ऐसे में किस तरीके से बातचीत जो है वो और सकारात्मक होगी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में एक और संघर्ष विराम के सफल होने की उम्मीद उस वक्त बढ़ गई जब कतर और मिस्र की अध्यक्षता में दोनों पक्ष फिर से वार्ता की मेज पर बैठे। हालांकि नेतन्याहू की शर्तों पर हमास की रजामंदी न होने की वजह से पहले दौर की बातचीत पटरी से उतर गई थी। दरअसल कतर ने संघर्ष विराम के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया था उसमें हमास ने कुछ बदलाव किए थे, जिस पर इजरायल ने आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने इजरायली वार्ताकारों को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि अगर संघर्ष विराम होगा तो उनकी शर्तों पर, जिसे हमास ने भी खारिज कर दिया। बहरहाल नए सिरे से जारी बातचीत में माना जा रहा है कि सभी पक्ष एक समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति बन चुकी है। इस दौरान हमास 10 जीवित और 18 मृत बंधकों के शवों को इजरायल को सौंपेगा। समझौते के मुताबिक इजरायली सेना को बफर जोन में जाना होगा और संयुक्त राष्ट्र के अधीन आने वाली संस्था गाजा में मानवीय सहायता को तेजी से बढ़ाएगा। युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली जेल में कैद फलस्तीनी बंधकों की भी रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि कैदियों की संख्या के बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है। हमास की तरफ से स्थायी युद्ध रोकने की शर्त रखी गई है, जिस पर 60 दिनों के अंदर फैसला लेना होगा। माना जा रहा है कि इजरायल की तरफ से हमला नहीं करने की अमेरिकी राष्ट्रपति गारंटी देंगे, जिसका ऐलान ट्रंप खुद कर सकते हैं। हाल के दिनों में एक नया युद्ध विराम करवाने के प्रयास बार बार विफल रहे हैं, जिसमें मुख्य विवाद इजरायल द्वारा हमास की स्थायी युद्ध विराम की मांग को अस्वीकार करना था। वहीं बंधकों के परिजनों ने कथित समझौते पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ आधे बंधकों की रिहाई को चिंतनीय करार दिया है। दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू भी जंग खत्म करने को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि गठबंधन के दक्षिणपंथी सदस्यों ने समझौता स्वीकार करने पर सरकार गिराने की धमकी दी है। बहरहाल पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर हवाई हमला किया है। ये हमला व्हाइट हाउस में होने वाली ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से कुछ घंटे पहले हुआ। दरअसल यमन से तेल अवीव की ओर मिसाइलें दागी गईं, जिसे इजरायली सेना का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इससे पहले इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों और उनके ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था। आईडीएफ के मुताबिक बंदरगाह का इस्तेमाल हूती विद्रोही ईरान से हथियार लाने के लिए किया जा रहा था और यह हथियार इजरायल और सहयोगी देशों के खिलाफ किया जाता रहा है। तो जाना आपने आखिर किस तरीके से फिलहाल जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं वो कहा जा सकता है कि सकारात्मक हैं, लेकिन क्या अगला कदम जो है वो क्या होगा, किस तरह की घोषणा हो सकती है, इस पर और हम यहाँ चर्चा करेंगे। और उसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आप बता दें मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले ध्रुव जी जानना चाहूँगा आपसे, जब हमने देखा है इजरायल और हमास की बात की जाए, काफ़ी लंबे समय से करीब 21 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, कोशिश की जा रही है कैसे मध्यस्थता हो सकती है। मिस्र और कतर आगे आए, अमेरिका ने भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या माना जाए, क्या अब क्योंकि नेतन्याहू जो हैं अमेरिका दौरे पर हैं, वहाँ से इस बात की ऐलान कर सकते हैं या घोषणा हो सकती है? मुझे तो पूरी उम्मीद है जी कि ये घोषणा हो सकती है, और खास करके मेरा यकीन का यही मतलब है क्योंकि नेतन्याहू जी ये अभी अमेरिका गए हैं और वो अमेरिका में उनको बुलाया गया है, और मुझे लगता है इस समझौते के लिए ही बुलाया गया है। जी इस समय पर हालत ऐसी है कि दोनों पक्ष जो है मुझे लगता है वो मान गए हैं, और ये 60 दिन का विंडो एक बार अगर सीज फायर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये तकरीबन परमानेंट ही होगा। जी देखिए, सबसे ज्यादा जो इजराइल की तरफ से जो शर्तें हैं, उनके अपने कैदी चाहिए वापस, जो सिविलियन उन्होंने कब्जे में रखे हैं हमास ने, और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके शव उनको वापस चाहिए। तो ये पहले दौर पर जितने भी वापस कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्द उनको 100% जो भी उनके पास है कब्जे में वो देना पड़ेंगे, न तो ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। जहां तक हमास की बात है, वो चाहते हैं, इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से हमास को डिसबैंड कर दिया जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। तो कोई ना कोई वाया मीडिया मुझे लगता है इन बातों में ये दोनों पक्षों के बीच में आ जाएगा, और ये समझौता ये बहुत ही जल्दी खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जोर लगाएंगे, और ये समझौता मुझे लगता है बहुत जल्द होने वाला है।
जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सभी पक्ष जो हैं वो समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले की जो वार्ता थी वो एक तरीके से विफल रही। नेतन्याहू का सीधे तौर पर कहना था कि जो शर्तें हमारी हैं उसके आधार पर ही आगे आने वाले समय में संघर्ष विराम हो सकता है। लेकिन क्या अब माना जाए, क्या तमाम उनकी जो शर्तें हैं वो हमास द्वारा मंजूर होंगी? नहीं, देखिए, दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ तो पीछे हटना पड़ेगा। जी। जिस प्रकार से इजराइल की बेसिकली दो शर्तें थी। इजराइल की पहली शर्त थी कि उनका 100% जो भी उनके जो 7 अक्टूबर को जो सिविलियंस उन्होंने कैद कर लिए थे, हॉस्टेज लिए थे, वो उनको सब वापस चाहिए जो जीवित है अभी, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी डेड बॉडीज चाहिए। ये उनकी बेसिक डिमांड थी। और बाद में उनकी डिमांड एक और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हमास को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा। तो पहली शर्त तो मुझे लगता है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी, हमास पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेगा जी। कोई ना कुछ तो वहां पर जाके मुझे लगता है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी जी। जहां तक हमास की बात है, उनकी हालत अभी इस प्रकार की नहीं है कि वो ज्यादा नेगोशिएट कर सके। तो वो वहां तक ही मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेंगे कि कुछ हद तक जो फॉरेन जो पीस कीपिंग फोर्स है या कोई विदेशी ट्रूप्स उधर आ जाए यूएन की तरफ से या किसी और की तरफ से, जो एक जोन बना दे और एक जोन ऑफ पीस तक बन जाएगा, जिससे कि कोई एक या दूसरी तरफ से फायरिंग बंद हो जाए। तो मुझे लगता है एक बार अगर 60 दिन के लिए पीस हो जाएगी तो ये फिर इसको और मजबूत करके ये परमानेंट हो सकती है जी। लेकिन क्या ध्रुव जी, अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि इजराइल में आम जनता की बात की जाए या जिस तरीके से कहीं ना कहीं दो धड़ों में बंटते हुए नजर आए थे लोग। एक जिनका सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही है, और दूसरा जो कि लगातार कहीं ना कहीं दबाव नेतन्याहू सरकार पर बनाता हुआ नजर आता था। तो क्या वो भी एक दबाव को हम वजह मान सकते हैं? नहीं, ये बेसिकली पूरे इजराइल में एक चीज की सहमति थी, और वो ये थी कि हमारे जो होस्टेज है उनको वापस ले आओ जी। ये शुरू पहले दिन से 7 अक्टूबर से लेके आज तक ये सहमति जो है ये पूरे इजराइल में है। अभी आती है सीज फायर की बात, तो कई लोग बोलते हैं कि देखिए अभी कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा, और मुझे लगता है वो मेजॉरिटी में होगी। कुछ हार्डलाइनर्स हैं जो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो उनको भी थोड़ा सा नरम रवैया अपनाना पड़ेगा, और इस सीज फायर की तरफ मुझे लगता है उनको जाना पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि ये घोषणा जो है व्हाइट हाउस से हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद उम्मीद यही कि जो शांति समझौता है, जो संघर्ष विराम की उम्मीद की जा रही थी, वो होती हुई नजर आएगी। ध्रुव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटने हैं। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंट
व्हाइट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। अब आइए बात करते हैं पाकिस्तान की ओर, खासतौर से बिलावल भुट्टो, जो कि लगातार इस तरह के बयान देते हैं कि जिसके बाद उनकी फजीहत होती नजर आती है। एक बार फिर से उनकी जो बयानबाजी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फजीहत में वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है और उसके बाद किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आइए देख लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी सेना को पहले ही घुटनों पर ला दिया था। अब पाकिस्तानी नेतृत्व के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक और दूसरी कार्रवाइयों से करा रहा पाकिस्तान बार बार राहत और बातचीत की गुहार लगा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बिलावल भुट्टो के एक बयान से वहां बहस तेज हो गई है कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को भारत सौंपा जा सकता है। बिलावल का कहना है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है। तो क्या बिलावल भुट्टो ये मान रहे हैं कि भारत के दर्जनों डोजियर्स भेजने के बावजूद इन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है? दरअसल एक इंटरव्यू में जब बिलावल से पूछा गया कि क्या लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संभावित समझौते और सद्भावनापूर्ण रुख के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जाएगा, तो बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापक वार्ता के एक हिस्से के रूप में जहां आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को पता नहीं कि मसूद अजहर कहां छिपा हुआ है। बिलावल की इस टिप्पणी से आतंक के खेल से जुड़े लोग भड़क गए हैं। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कह रहा है कि बिलावल भुट्टो या तो जमीनी हकीकत से अनजान है या दुश्मन की नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे तो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग में सजा हो चुकी है, जबकि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके ये आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और सेना व खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से अपने संगठन संचालित कर रहे हैं। इधर 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाले तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। NIA की कस्टडी में हुई पूछताछ के दौरान राणा ने माना कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। अब तक दर्जनों सबूत के बावजूद पाकिस्तान अपने आतंकी सरगनाओं को बचाता रहा था, लेकिन अब उसकी करतूतें दुनिया के सामने उजागर हो रही हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान जो कि पहले कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अपनी करतूतों से मुकरता हुआ नजर आता है, फिर लौट कर आता है और फिर एक बार फिर से वही बातचीत की जो कोशिश है उसकी बात यहाँ सुनाई देती है। लेकिन बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उनकी फजीहत होती नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो हालात की अगर हम बात करें वहाँ पर स्थिति अलग है। इसके बारे में भी ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेजर जनरल ध्रुव, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, ना सिर्फ आतंकी आकाओं की अगर बात की जाए जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, एक बार तो पाकिस्तान जो है इस तरह की नापाक हरकतें करता है, फिर उससे मुकर जाता है और उसके बाद अब फिर से बातचीत का कहीं ना कहीं संकेत जो है अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह का बयान दिया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो ये चाहता है कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन भारत ने तो पहले से रवैया अपना पूरा साफ कर दिया है कि बातचीत तब होगी जब टेररिज्म बंद होगा। तो मुझे लगता है इसी बात को जोड़ते हुए उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम हाफिज सईद को वापस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है, बोला अगर आप हमें प्रूफ दे दो तो हम दे देंगे जी। अभी तो जितना भी प्रूफ आप पाकिस्तान को दोगे वो मानने वाला तो है ही नहीं। ये तो एक बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों में कोई दम है। दूसरी बात, अगर बिलावल भुट्टो करना भी चाहता है, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की सेना उसको कभी करना नहीं देगी, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, अगर फर्ज करो अगर वो मान भी के देने के लिए, तो यही जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये जो ग्रुप्स पाकिस्तान में बैठे हैं जी, ये पाकिस्तान की सेना को टारगेट करेंगे।
तो पाकिस्तान की सेना इस समय पर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ रही है, बलूची फ्रीडम फाइटर्स के साथ लड़ रही है, उसके गिलगित बाल्टिस्तान में वो वहां पर डिप्लॉयड है, उनको वहां पर प्रॉब्लम है, सिंध में भी मूवमेंट चल पड़ा है, जीएसएन मूवमेंट, तो वो उसके हाथ पहले से ही पूरे बंधे हुए हैं और वो एक नया पंगा अपने आप शुरू करने वाला नहीं है जी। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक चाल है बिलावल भुट्टो की, दुनिया को गुमराह करने की, मैं यही कह सकता हूँ, लेकिन उनकी बातों में मुझे दम नहीं लगता है और ना तो पाकिस्तान ये करने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अब से कुछ समय पहले तो वो बड़े, अगर देखा जाए, धमकी भरे अंदाज में बात करते थे और अब इस तरीके से बातचीत की जो उम्मीद उनसे तो कहीं हम कर नहीं सकते। लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में भी हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक अपनी जो छवि है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इस तरह का जो बयान है उस नज़रिए से देखा जा सकता है? ये मुझे लगता है कि अगले साल को पाकिस्तान को वो फिर से उसका FATF का वो केस फिर से शुरू हो जाएगा जी। और वो चाहती है कि वो ग्रे लिस्ट में ना जाए या ब्लैक लिस्ट में ना चले जाए। तो एक तो वो अपना वो इस प्रकार का बेस बनाना चाहता है कि देखिए हम टेररिस्ट स्टेट नहीं है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं और अगर भारत हमको प्रूफ देगा तो हम इनको वापस सौंपने की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये धोखा दे रहे हैं दुनिया को। पाकिस्तान इस प्रकार का देश है, वो अपने जो सोल्जर्स भेजे थे कारगिल में उनकी डेड बॉडीज लेने को इनकार किया है, तो इनका भरोसा क्या कर सकते हैं आप जी। तो जहां तक टेररिज्म की बात है, पाकिस्तान इसको छोड़ नहीं सकता है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है जी। और सबसे बड़ा कारण मैं ये बता देता हूं, अगर वो टेररिज्म बंद कर दे तो भारत के साथ रिश्ते जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। अगर भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान की जनता पूछेगी हमारी इतनी बड़ी फौज, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फौज क्यों रखी है जब आपको कोई खतरा नहीं है। तो वो पाकिस्तान की सेना जो है ये कभी इस स्थिति में आने वाली नहीं, इस स्थिति में कभी नहीं आएगी कि वो भारत के साथ शांति रखने की जब बात भी आएगी वो उसको तोड़ देगी। आपने देखा होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दिसंबर में वो गए थे लाहौर एक अनशेड्यूल विजिट में और देखा उसके बाद ही जनवरी के महीने में एकदम अटैक हो गया था एयरफोर्स बेस के ऊपर 2015 में। तो ये पाकिस्तान की सेना हमेशा इसी प्रकार की बात करेगी। अगर पॉलिटिशियंस करना भी चाहते हैं शांति, वो फौज उनको करना नहीं देगी जी। तो ये मुझे लगता है कि स्थिति इसी प्रकार से रहेगी। ध्रुव जी, क्योंकि वहां पे जो सेना है वो तो नजर ही नहीं आती। सीमाओं की अगर बात की जाए तो वहां तो आतंकियों के अड्डे नजर आते हैं जिन्हें भारत ने नेस्तनाबूद किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके वो पॉलिटिशियन कंट्रोल नहीं करते हैं। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, जहां तक भारत का, चीन का और अमेरिका का जो रवैया है इन तीनों देशों का, ये फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल होती है उनकी आर्मी से और आर्मी अप्रूवल के बाद ही जो सिविलियन जो फॉरेन मिनिस्टर है जो भी है वो फिर आगे काम करता है, लेकिन अप्रूवल उनको अपनी सेना की चाहिए जी। लेकिन अगर देखा जाए जो पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे हैं और सेना की बात की जाए, शायद उसमें आपसी सामंजस्य जो है वो बिल्कुल ना के बराबर नजर आता है। और इस तरीके से, क्योंकि भारत तो ना जाने कितनी दफ़ा इस बात का प्रमाण दे चुका है कि फिर चाहे आतंकी हमलों की बात की जाए, आतंकवादियों की बात की जाए, या किस तरीके से लगातार वहाँ पे जो आतंकी हैं वो बेखौफ घूमते नजर आते हैं। भारत ने कितनी बार सबूत दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, लेकिन स्थिति वही है। तो इस बार भी हम मान सकते हैं कि कुछ बदलने वाला नहीं है, पाकिस्तान का वही रवैया नजर आएगा। मुझे तो कोई शक नहीं है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, और हो सकता है 2-4 उनके और लोग बातचीत करें, लेकिन जहां तक इनकी पॉलिटिक्स भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा करके पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत के साथ शांति भी चाहती है जी। और पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक वो रेडिकलाइज हो चुकी है। उनको बचपन में सिखाया जाता है कि हिंदुओं को हेट करो और क्रिश्चियंस को हेट करो, और जब बचपन पे ही इस प्रकार की बातें सिखाई जाती है तो सोसाइटी जो है वो उसी प्रकार की रेडिकलाइज हो जाती है। तो जी, जाहिर तौर पर अब जनता से सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं जी, पाकिस्तान और उसके नेताओं पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भारत जो है वो जानता है कि उसको कब क्या कुछ करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, भारत जो कि लगातार बात करता है शांति की, विश्व कल्याण की, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान जो कि अपना ही अलग राग जो है लापता हुआ नजर आता है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मैं तेनू क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए, और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब
चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। तो डीडी न्यूज़ पर आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन आइए चलते चलते नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कीव को पैट्रियाटिक वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करने का इशारा दिया है। रविवार को उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूसी हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसे अपनी रक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइल की आवश्यकता होगी। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत में इस प्रणाली की मांग की थी, लेकिन उन्होंने पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली देने से मना कर दिया था। उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क द्वारा नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम को हास्यास्पद करार दिया है। ट्रंप ने मस्क की आलोचना भी की और कहा कि उनका ये कदम केवल भ्रम पैदा करेगा। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि वो ये देखकर बहुत दुखी हैं कि पिछले 5 हफ्ते में इलॉन मस्क पूरी तरह से पटरी से उतर गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी पर चीन ने कहा है कि ब्रिक्स विकासशील देशों और उभरते बाजारों के बीच सहयोग का अहम मंच है। ब्रिक्स टकराव के लिए नहीं है और न ही ये किसी दूसरे देश को निशाना बनाता है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ने वाले देशों पर अमेरिका 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के टेक्सास राज्य के केयर काउंटी में बीते शुक्रवार को आई भयंकर बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 80 हो गया है। वहीं इस तबाही में 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। जान गंवाने वालों में गर्मी की छुट्टियों में आयोजित शिविर में भाग ले रहे कई बच्चे शामिल हैं। फिलहाल मौके पर बचाव का कार्य जारी है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों देशों के बीच विश्वास फिर से स्थापित हो सके। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बातचीत शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका पर फिर से कैसे भरोसा किया जाए। साथ ही उन्होंने इजराइल पर 12 दिन की जंग में खुद की हत्या किए जाने के प्रयास का आरोप लगाया। रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारवाइट ने राष्ट्रपति पुतिन द्वारा बर्खास्त किए जाने के कुछ घंटों बाद सोमवार को खुदकुशी कर ली। बर्खास्तगी की घोषणा के बाद स्टारवाइट ने मॉस्को की एक उपनगर में खुद को गोली मार ली। उनका शव उनकी कार में मिला। चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे को अपना आंतरिक मामला बताया है। हालांकि भारत ने इस पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार आस्था और धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं से संबंधित मामलों पर कोई रुख नहीं अपनाती है और ना ही बोलती है। भारत में सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को हमेशा बरकरार रखा है और ऐसा करना जारी रखेगा।
ग्रेजुटी का चेक है। बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में